हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पुनः आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के नवरत्नों के बारे में। इतिहास में दो ऐसे महान राजा हुए थे जिनके समय में नौ विशेष और विद्वान और योग्य व्यक्तियों का एक समूह हुआ करता था जिसे नवरत्न कहा जाता था। तो पिछले टॉपिक में हमने यही कवर किया था और आज का टॉपिक है अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, यानी कि 8 विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का एक समूह है जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है और 8 विद्वानों और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टप्रधान जो है यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जो है ये 8 विशेष व्यक्तियों के द्वारा जो है ये विशेष व्यक्तियों का एक समूह हुआ करता था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टदिग्गज जो था यह विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 1336 में हो जाती है, लेकिन आगे चल करके जो है विजयनगर साम्राज्य वह 5 भागों में टूट जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। तो जो संगम वंश का जो विजयनगर का तीसरा वंश था यानी कि तुलु वंश के एक महान शासक हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड था वह अगर आप देखेंगे तो 1509 से 1529 लगभग 20 वर्षों का इनका एक जो कार्यकाल था। विजयनगर साम्राज्य के जो ये शासक थे यानी कि तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेव राय, यह एक महान विद्वान थे, कला संरक्षक और विद्वानों के संरक्षक, विद्वानों को आश्रयदाता, यानी कि ये एक महान शासक थे जिनकी स्वयं भी कई रचनाएं हैं। इन्होंने तेलुगु में भी रचना किया है और संस्कृत में भी इन्होंने काव्यों की रचना की है और इनके टाइम पीरियड को तेलुगु का क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अपने आप में कितने महान थे। स्वयं महान शासक होने के नाते ये विद्वान और कला संरक्षक प्रेमी भी थे और स्वयं विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो आइए देख लेते हैं अष्टप्रधान के बारे में। यदि हम अष्टप्रधान की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वह है पेशवा। और पेशवा जो था, पेशवा का मतलब यानी कि प्रधानमंत्री, पेशवा का मतलब कि प्रधानमंत्री। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था पेशवा प्रधानमंत्री होता था। इसके बाद है सरी-ए-नौबत। अगला अष्टप्रधान कौन सा है? तो सरी-ए-नौबत जो होता था यह सैन्य प्रमुख होता था, सैन्य प्रधान। सरी-ए-नौबत कौन होता था? तो ये होता था सैन्य प्रधान, यानी कि सेना का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? सरी-ए-नौबत यह सैन्य प्रधान होता था और पेशवा जो होता था यह प्रधानमंत्री होता था। इसके बाद अगला है वाकया-नवीस। अगला कौन सा है? वाकया-नवीस जो है ये सूचना विभाग का प्रमुख होता था। वाकया-नवीस जो होता था यह सूचना विभाग का प्रमुख होता था। सूचना विभाग का प्रमुख वाकया-नवीस होता था, यानी कि कोई भी जो कार्य होता था सूचना से रिलेटेड, संधि वगैरह जो भी होता था वह किसके माध्यम से संपन्न होता था? तो वाकया-नवीस के माध्यम से सूचना विभाग का प्रमुख जो है यही था। तो कोई भी संधि वगैरह होती थी तो इसी के माध्यम से संपन्न कराया जाता था। अगला है सुमंत। अगला कौन सा है अष्टप्रधान में? तो सुमंत। और सुमंत जो होता था यह विदेश मंत्री होता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था और यानी कि विदेश मंत्री का कार्यभार
किसके पास था? तो वह सुमंत के पास था, विदेश मंत्रालय। इसके बाद अगला जो है वह है चिटनीस। चिटनीस जो होता था, यानी कि ये राजकीय पत्रों का लेखा जोखा जो होता था वो किसके पास होता था? राजकीय पत्रों का लेखा जोखा, राजकीय पत्रों का लेखा जोखा। यानी कि लेखा जोखा का मतलब यही है कि चिटनीस जो होता था या राजकीय पत्रों का जो पढ़ने का कार्य करता था, या राजकीय पत्र जो होते थे वो किसके माध्यम से किसके पास रहते थे? तो वो विभाग जो कौन था? तो वो चिटनीस का विभाग था। यानी कि पत्र, राजकीय पत्र जो होते थे वो किसके पास होते थे? किसके माध्यम से जो है, कौन सा विभाग था? तो वो चिटनीस था। और अगला जो है अमात्य जो था यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख अमात्य होता था, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता था? तो आय व्यय का लेखा जोखा कार्य जो करता था वो अमात्य करता था। अगला है पंडित राव। अगला कौन है अष्टप्रधान में? तो पंडित राव। अब नाम से ही पता चल रहा है पंडित राव यानी कि पंडित होंगे। और पंडित राव का कार्य क्या होता है? तो धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों को संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो वो पंडित राव ही करते हैं। धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों को संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो पंडित राव करते हैं। धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों को संपन्न कराना। धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों को संपन्न कराने का कार्य किसका होता था? तो वो पंडित राव का होता था। अगला है न्यायाधीश। अगला कौन है अष्टप्रधान में? तो न्यायाधीश जो होता था यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। न्यायाधीश जो होता था यह न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? तो उसे न्यायाधीश कहते थे। ये शिवाजी महाराज के ये जो अष्टप्रधान हैं इस तरह से थे। पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था। शरीय नौबत सैन्य विभाग का प्रधान जो होता था वह कौन होता था? तो शरीय नौबत। इसके बाद है वाक्यानवीश जो होता था यह सूचना विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वाक्यानवीश सूचना विभाग का प्रमुख होता था। इसके बाद है सुमंत। इसके पास विदेश मंत्रालय था। इसके बाद चिटनीस है। राजकीय पत्रों से संबंधित जो विभाग था वह चिटनीस कहलाता था। इसके बाद है अमात्य जो था यह राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। यानी आय व्यय के लेखा जोखा रखने का कार्य किसका होता था? तो वह आय व्यय की लेखा जोखा का कार्य कौन करता था? तो ये अमात्य ही करता था। इसके बाद है पंडित राव जो है ये धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों को संपन्न कराने का कार्य जो कौन करता था? तो वो यही पंडित राव ही करता था। इसके बाद है न्यायाधीश जो है ये न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। एक्चुअली में जो है ये जो अष्टप्रधान है, ये अष्टप्रधान जो है ये छत्रपति यानी कि शिवाजी महाराज को जो है सलाह देने का कार्य करते थे। एक्चुअली में जो है इसको मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि ये लोग सिर्फ सलाह दे सकते थे, कानून बनाने का अधिकार इनको नहीं था। और जो राजा होता था वो इसको मानने के लिए बाध्य भी नहीं था। सारी शक्तियाँ जो है वो किस में निहित हुआ करती थी? तो सारी शक्तियाँ जो है वो छत्रपति यानी कि शिवाजी महाराज में ही निहित थी। तो ये सिर्फ जो है एक्चुअली में साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, तो साम्राज्य तो अकेले बल पे जो है साम्राज्य को शासित और प्रशासित किया नहीं जा सकता था। तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ये आठ जो है विद्वानों की एक मंडली थी जो अपने अपने विभाग के जो है अपने अपने विभाग का कार्यभार जो है संभालते थे। तो उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इतिहास में अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में मराठा साम्राज्य जो है यह
यही मराठा थे जिसने मुगलों तक को चुनौती दे डाली थी। और जब तक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक जिंदा थे तब तक जो है औरंगजेब ने कभी भी दक्कन को क्रॉस नहीं किया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद है अष्टदिग्गज। इसके बाद कौन है? अष्टदिग्गज, यानी कि जिस तरह से अष्टप्रधान जो है ये 8 कवियों एवं 8 जो है विद्वानों की एक मंडली है, उसी तरह से अष्टदिग्गज भी 8 विद्वानों की एक मंडली है। और ये जो अष्टदिग्गज थे वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये 8 विद्वानों का एक समूह हुआ करता था, जिसे इतिहास में अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं, आइए अष्टदिग्गज के बारे में। एक्चुअली में सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं हम कि कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश, यह तीसरा वंश था तुलु वंश। और तुलु वंश के एक महान शासक थे जिनका टाइम पीरियड जो था वह 1509 से 1529 इनका टाइम पीरियड था, 1509 से 1529। और कृष्णदेव राय जो थे ये महान विद्वान, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, स्थापत्यकार और एक महान राजा थे कृष्णदेव राय। इनके समय में सर्वाधिक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और विजयनगर साम्राज्य को एक चरमोत्कर्ष में पहुंचा दिया। इसी वजह से जो है इनके टाइम पीरियड को, कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? तो तेलुगु का क्लासिकल युग। टाइम पीरियड, समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। इनके टाइम पीरियड को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक तेलुगु में है और दूसरी संस्कृत में है। तेलुगु में जो इनकी रचना है वह है अमुक्त मूल्याद। तेलुगु में इनकी कौन सी रचना है? अमुक्त मूल्याद, यह तेलुगु में है। और दूसरी जो संस्कृत में है वह है जाम्बवती कल्याणम। यह किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। अमुक्त मूल्याद जो है यह तेलुगु भाषा में है, जबकि जाम्बवती कल्याणम जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया इनकी एक रचना है। ये 2 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। इनके द्वारा कई मंदिरों का भी स्थापना किया गया। स्थापत्य कला में भी इनकी काफ़ी रुचि थी, जैसे हजारा मंदिर। कौन कौन से मंदिर इनके द्वारा प्रमुख बनवाए गए थे? तो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है इनके द्वारा बनवाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। और कृष्णदेव राय की जो उपाधियाँ थी, इनकी उपाधियों की बात करें उपाधियाँ तो आंध्र पितामह, आंध्र भोज इन्हें कहा जाता था, उपाधि धारण किए थे। आंध्र पितामह और अभिनव भोज। तो बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आंध्र इसमें दोनों में आदन कॉमन है, भोज और पितामह। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र भोज, इसके बाद आंध्र पितामह और अभिनव भोज, ये 3 इनकी फेमस उपाधियाँ दी कृष्णदेव राय के द्वारा। और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं? तो अमुक्त मूल्याद, जिसको जो है इन्होंने तेलुगु भाषा में रचित किया था। इसके बाद है जाम्बवती कल्याण, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बाद अब आइए देख लेते हैं
तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण, जी हाँ, तेनाली रामकृष्ण ये जो है अष्टदिग्गज के सबसे प्रख्यात कवि माने जाते हैं, प्रख्यात कवि माने जाते हैं तेनाली रामकृष्ण। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो मुग़ल वंश में जो अकबर हुआ करते थे उनके टाइम पीरियड में जो नवरत्न थे, यानी कि जो स्थान अकबर के नवरत्नों में बीरबल को प्राप्त था, बीरबल को प्राप्त था, वही स्थान जो है अष्टदिग्गज में तेनाली रामकृष्ण को प्राप्त था, तेनाली रामकृष्ण को प्राप्त था वही स्थान। तेनाली रामकृष्ण की जो रचना है वह है पांडुरंग महामात्य। पांडुरंग महामात्य, पांडुरंग महामात्य जो है ये किसकी रचना है? तो ये तेनाली रामकृष्ण की रचना है। ये एक जो है महान कवि भी थे और एक सफल वाक्पटु भी थे और इनकी कई कहानियाँ भी काफ़ी प्रचलित हैं। जिस तरह से हम लोग अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनते हैं तो इनकी भी कहानियाँ जो है काफ़ी जो है प्रचलित हैं। तेनाली रामकृष्ण की कई नाटक भी इनके नाम से जो है फेमस हैं, तो ये काफ़ी जो है प्रचलित हैं। इसके बाद जो अगले अष्टदिग्गज हैं और ये अष्टदिग्गज में सबसे लास्ट में जो है अष्टदिग्गज में शामिल किए गए थे कौन? तो तेनाली रामकृष्ण ही, और सबसे जो है कुशल और योग्य थे तेनाली रामकृष्ण। इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है भट्टमूर्ति। अगला अष्टदिग्गज में कौन थे? तो अगले हैं भट्टमूर्ति और इनकी जो रचना है वह है नरस भूपालयम। एक्चुअली में थोड़ा ये दक्षिण भारत के हैं, तेलुगु के हैं, तो नाम भी थोड़ा सा इनका अजीब है, थोड़ा टिपिकल नाम है। लेकिन अगर आप लोग जो है कई बार इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये नाम आसानी से याद हो जाएगा। नाम थोड़ा जो है हिंदी भाषी की अपेक्षा ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो भट्टमूर्ति की रचना कौन सी है? तो ये है नरस भूपालियम, यक नहीं है यम, भूपालियम, नरस भूपालियम जो ये रचना किसकी है? तो यह है भट्टमूर्ति की ये रचना है। अगला है अय्यल राजू रामचंद्र। अगले कौन है अष्टदिग्गज में? अय्यल राजू रामचंद्र। इनकी दो रचनाएं हैं। पहली जो रचना है वह है एकलकया सार संग्रह। जो पहली रचना इनकी कौन सी है? एकलकया सार संग्रह, एकलकया सार संग्रह। और दूसरी जो रचना है वह है रामाभ्युदयम। एकलकया सार संग्रह और रामाभ्युदयम ये दोनों रचनाएं किसकी है? अय्यल राजू रामचंद्र की रचना जो है वह है रामाभ्युदयम और एकलकया सार संग्रह, अगला जो अष्टदिग्गज में है वो है नंदी तिम्मन। कौन है? नंदी तिम्मन। और नंदी तिम्मन जो है इनकी रचना जो है परिजात हरण जो है ये किसकी रचना है? तो परिजात हरण जो है ये नंदी तिम्मन की रचना है। नंदी तिम्मन की रचना कौन सी है? परिजात हरण। इसके बाद अगला जो है अल्लासनी पेदन्ना। अगले कौन से हैं अष्टदिग्गज में? अल्लासनी पेदन्ना जो है इन्हें आंध्र पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आंध्र पितामह कहा जाता है अल्लासनी पेदन्ना को। और इनकी जो रचनाएं हैं वह है स्वरोचित संभव। इनकी पहली रचना कौन सी है? स्वरोचित संभव। और स्वरोचित संभव को मनु संग्रह भी कहा जाता है। स्वरोचित संभव को क्या कहा जाता है? मनुचरित कहा जाता है। स्वरोचित संभव को किस और नाम से जाना जाता है? तो स्वरोचित संभव को मनुचरित भी कहा जाता है। स्वरोचित संभव को किस और नाम से जाना जाता है? तो स्वरोचित संभव को
मनु चरित के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक और रचना है, वह है हरिकथा सार। हरिकथा सार, स्वरोचित संभव और हरिकथा सार, इनकी 2 रचनाएं थी, जिसमें स्वरोचित संभव को किस नाम से जाना जाता है, तो मनु चरित के नाम से भी जाना जाता है स्वरोचित संभव को। इसके बाद है धुर्जति। इसके बाद कौन से हैं अष्टदिग्गज में, तो वो हैं धुर्जति। और धुर्जति जो है, इनकी जो रचना है वह है कालहस्त। कालहस्त महामात्य, महात्मय। कालहस्त महात्मय जो है ये किसकी रचना है, तो यह धुर्जट की रचना है। कालहस्त महात्मय किसकी रचना है, तो यह धुर्जट की रचना है, धुर्जति कालहस्त महात्मय। इसके बाद है मादयगरि मल्लन। अगली कौन सी रचना है, मादयगरि मल्लन। और मादयगरि मल्लन जो है, इनकी रचना है राजशेखर चरित। राजशेखर चरित। और राजशेखर चरित जो है, यह मादयगरि मल्लन की रचना है। ये काफ़ी चर्चित है, ये काफ़ी चर्चित रचना है मादयगरि मल्लन की। इसके बाद है पिंगली शूरन। किसकी रचना है, पिंगली। अगले कौन से अष्टदिग्गज हैं, अष्टदिग्गज, तो वो हैं पिंगली शूरन। और पिंगली शूरन की जो रचना है वह है राघव पांडवी जो है, यह किसकी रचना है, तो यह पिंगली शूरन की रचना है। तो इस तरह से अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और जितने भी इससे रिलेटेड, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन सिर्फ अकबर के जो है नवरत्नों और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों से पूछा जाता था, लेकिन चूँकि अब जो है धीरे धीरे परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।